सुभाष चंद्र बोस एक कंप्लीट एनालिसिस में के पार्ट 2 में हम आपका स्वागत करते हैं। सुभाष चंद्र बोस के पहले प्रेसिडेंशियल ईयर में इनकी कार्यशैली से गांधी जी नाखुश थे। अतः अगले ही वर्ष 1939 ईस्वी में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में होने वाले अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की उम्मीदवारी का खुलकर विरोध किया। गांधी जी के कहने के बावजूद भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अध्यक्ष पद पर सुभाष के खिलाफ उतरने से मना कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति में गांधी जी ने इस पद पर चुनाव के लिए दक्षिण भारत के पटाभी सीतारमैया को अपना उम्मीदवार घोषित किया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय, मेघनाद साहा जैसे व्यक्ति बोस को ही अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे। उन्होंने गांधी जी से काफ़ी अनुरोध भी किया, लेकिन गांधी जी ने किसी की एक नहीं सुनी। आखिर में अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हुआ। सुभाष बाबू ने अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की। इन्हें पटाभी सीतारमैया की तुलना में 1377 के मुकाबले 1580 मत प्राप्त हुए। 203 मतों के भारी अंतर से ये विजयी घोषित हुए। हार की जिम्मेवारी लेते हुए गांधी जी ने कहा, पटाभी की हार मेरी हार है। जो लोग सुभाष की कार्यशैली से सहमत नहीं हैं, कांग्रेस की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे सकते हैं। गांधी जी के इस आह्वान से कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। 4 फरवरी 1939 को यंग इंडिया में गांधी जी लिखते हैं कि सुभाष की विजय से वो खुश हैं। बहुमत का प्रतिनिधि सुभाष ही हैं। वो देश के दुश्मन नहीं हैं। अल्पमत के लोग उनकी सफलता ही चाहेंगे, अर्थात गांधी जी उनकी सफलता ही चाहेंगे। इस मामले में जवाहरलाल नेहरू तटस्थ बने रहते हैं। कार्यकारिणी के एकमात्र सदस्य शरद बाबू ने सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया। इस घटना से नेहरू और बोस के बीच की लंबे समय से चली आ रही गहरी मित्रता में एक खटास पैदा हो गया। क्यों किया पंडित नेहरू ने सुभाष के साथ ऐसा व्यवहार? क्या यह पंडित नेहरू की अहिंसावादी गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम के प्रति अगाध श्रद्धा थी, या अपने समकक्ष सुभाष बाबू की बढ़ती लोकप्रियता के प्रति ईर्ष्या भी, या ये दोनों बातें? कुछ भी हो, प्रश्न अनुत्तरित है। इसका सही जवाब तो पंडित नेहरू ही दे सकते थे। हालांकि ये कहकर पंडित नेहरू की आलोचना करके इसका राजनीतिकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि पंडित नेहरू भी आज़ादी के बाद भारत के विकास के लिए काफ़ी सराहनीय योगदान दिए हैं, तथा ऐसा कहा जाए कि वो वर्तमान वैज्ञानिक परिदृश्य के भविष्य दृष्टा भी हैं। आगे ऐसी परिस्थिति में सुभाष बाबू द्वारा अध्यक्ष पद पर अब कुछ कार्य किया जाना संभव नहीं हो पा रहा था। बीच में कांग्रेस के नेतृत्व में गोविंद बल्लभ पंत, जो एक मुख्य नेता थे, उनके नेतृत्व में बोस के समक्ष एक रिजोल्यूशन रखा गया, जिसमें कहा गया कि वो गांधी जी के अनुरूप एक नई कार्य समिति का निर्माण करें। लेकिन गांधी जी ने इस बात से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सुभाष अपने ही जैसे लोगों से कार्यकारिणी बना लें। गांधी जी के प्रति किसी भी प्रकार का साथ नहीं मिलने से सुभाष चंद्र बोस 29 अप्रैल 1939 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस पद से इस्तीफा दे देते हैं। पंडित नेहरू द्वारा भी साथ नहीं मिलने की स्थिति का जिक्र करते हुए रुद्रांशु मुखर्जी ने एक किताब लिखी है, जिसका नाम है बोस एंड नेहरू एंड बोस ए पैरेलल लाइव्स। उसमें यह बताया गया है, सुभाष चंद्र बोस के एक पत्र का हवाला देते हुए, कि सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू को पत्र लिखा था और बताया था कि मैं और आप मिलकर इतिहास की दशा और दिशा बदल सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप गांधी जी के बिना अपनी डेस्टिनी नहीं लिख सकते। आपके विश्वासघात से मुझे बहुत दुख हुआ है। इसका मतलब था कि सुभाष चंद्र बोस
गांधी जी ये पंडित नेहरू के व्यवहार से काफ़ी दुखित हैं। अब कांग्रेस से अलग होकर स्वतंत्रता आंदोलन को तीव्र गति प्रदान करने के लिए 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में की जाती है, जिसमें इनके अतिरिक्त भगत राम तलवार, मोहम्मद शाह इत्यादि प्रमुख व्यक्ति थे, जिसका पहला सम्मेलन 1940 में बम्बई में हुआ। और 3 सितंबर 1939 को सुभाष के पास ब्रिटेन और जर्मनी से युद्ध प्रारंभ होने की सूचना मिली। 8 सितंबर 1939 को कांग्रेस की ओर से अपनी पार्टी का रुख तय करने के लिए पुनः सुभाष को आमंत्रित किया गया। इसमें सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि वे अपने पूर्व के ही विचारों पर, पहले के विचारों पर अडिग हैं। यदि कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने ही दम पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तत्काल युद्ध शुरू कर देगा। वर्ष 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में समझौता विरोधी कॉन्फ्रेंस के प्रतिक्रिया स्वरूप सुभाष बाबू के यूथ ब्रिगेड के द्वारा ब्रिटिश गुलामी के प्रतीक हॉलवेल स्तंभ, जो कि कलकत्ता में स्थित था, उसको ध्वस्त कर दिया गया। इस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन की प्रतीकात्मक शुरुआत सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में की गई। चूँकि सुभाष चंद्र बोस उस हॉलवेल को भारतीय विरोधी मानते थे, जिसने मुगल बादशाह सिराजुद्दौला के कार्यकाल में ब्लैक हॉल ट्रेजेडी की घटना को, काल कोठरी की दुर्घटना को बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश किया था और अंग्रेजों के मन में भारतीयों के प्रति नफरत की भावना भरी थी। हॉलवेल स्तंभ गिराए जाने की इस घटना पर कड़ी कार्रवाई करते हुए ब्रिटिश सरकार ने फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके कलकत्ता के प्रेसिडेंसी जेल में रखा गया। अब 9 जुलाई 1940 को सुभाष की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गांधी जी सेवाग्राम से कहते हैं, सुभाष बाबू जैसे महान व्यक्ति की गिरफ्तारी कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन सुभाष बाबू ने अपनी लड़ाई की कार्य योजना काफ़ी सोच समझ करके बनाई है। वो हिम्मत के साथ उन्होंने ये रखी है। वे मानते हैं कि उनका तरीका सबसे अच्छा है। उन्होंने मुझे, गांधी जी आगे लिखते हैं कि उन्होंने मुझे बड़ी आत्मीयता के साथ कहा कि जो कुछ कार्य समिति नहीं कर सकती है वो सुभाष करके दिखा देंगे। सुभाष विलम्ब से उब चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि यदि आपकी योजना के फलस्वरूप गांधी जी ने सुभाष से कहा कि यदि सुभाष की योजना के फलस्वरूप स्वराज मिल गया तो उनको बधाई का संदेश देने वाले पहले व्यक्ति गांधी जी होंगे। 29 नवंबर 1940 को जेल में ही, जहाँ पे कि उनको रखा गया था, वहाँ उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया सुभाष चंद्र बोस ने। इस आमरण अनशन को प्रारंभ किए जाने के बाद 5 दिसंबर 1940 को वहाँ के अधिकारी हर्बर्ट के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को जेल से निकाल करके उनके घर में ही कड़े पहरे में नज़रबंद कर दिया गया और खुफिया तंत्र को भी लगा दिया गया कि उनकी निगरानी करते रहे। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस के भतीजे शिशिर कुमार बोस को सुभाष ने बुलाया और वहाँ से निकलने की योजना उन्होंने बनाई। और शिशिर कुमार बोस द्वारा मदद किए जाने पर एक पठान का वेश बनाकर, चूँकि उस तरह के ड्रेस शिशिर कुमार बोस ने ला कर दिए सुभाष को, और एक पठान का वेश बना करके 17 जनवरी की रात 1:35 में ये यहाँ से भागने में सफल होते हैं और सुभाष चंद्र बोस को लेकर के धनबाद से फिर गोमो स्टेशन और गोमो स्टेशन से कालका मेल पकड़ करके दिल्ली से पेशावर से काबुल और काबुल से मॉस्को होते हुए 28 मार्च 1941 को ये बर्लिन पहुंच जाते हैं, जो जर्मनी की राजधानी है। इस बीच इनके गायब होने की खबर जब मिलती है तो महात्मा गांधी इसका पता करने के लिए सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरद चंद्र बोस को संदेश देते हैं कि सुभाष का पता नहीं है, क्या हुआ। शरद चंद्र बोस इस घटना को जानते थे, लेकिन वो छुपाना चाहते थे, क्योंकि सुभाष का कहना था कि 4-5 दिन अगर उनके बाहर निकलने की सूचना को छुपाया गया तो फिर उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा।
ऐसी स्थिति में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने 3 ही शब्द में जवाब दिए, सर्कमस्टांसेस इंडिकेट रिन्यूंसिएशन, अर्थात परिस्थितियां संन्यास की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन जब रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष के बारे में जानना चाहा तो वहाँ वो झूठ नहीं बोल सके और उन्होंने बताया कि सुभाष जहाँ भी हैं उन्हें आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। इस घटना का जिक्र हिज मजेस्टिक ओपोनेंट में शिशिर कुमार बोस के बेटे सौगत बोस ने भी अपनी किताब में किया है, जिसमें काबुल में इटली के राजनयिक ऑर्नाल्डो मेसोटा का वेश बना करके, मतलब उनके पासपोर्ट में अपनी तस्वीर चिपका करके जिस तरह से अपने साथियों की मदद से खुफिया विभाग से बचते हुए आगे की यात्रा करते हैं और फिर फाइनली जर्मनी पहुंचते हैं, उस घटना का जिक्र हिज मजेस्टिक ओपोनेंट नामक किताब में शिशिर कुमार बोस के बेटे सौगत बोस ने किया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपने जीवन के अंतिम वर्ष में लिखी गई कहानी में इस घटना का जिक्र किया है, जिस तरह से वो बाहर निकले। इस रविंद्रनाथ टैगोर के इस कहानी का नाम बदनाम है, जिसमें उन्होंने आज़ादी की तलाश में निकले एक अनजान पथिक की कहानी का विस्तृत व्याख्या का विस्तृत वर्णन किया है। 29 मई 1941 को बर्लिन में हिटलर से मुलाकात होती है। हिटलर द्वारा प्रदत्त प्राप्त भारतीय युद्ध बंदियों की मदद से फ्री इंडियन लीजन आर्मी का गठन करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता का प्रयास के लिए धुरी राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जर्मनी में नेताजी जब भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्रयास जारी रखे थे और ब्रिटिश साम्राज्य पर दबाव बना रहे थे, इसी समय वियना से एक खुशखबरी मिलती है जिसमें कि उनकी पुत्री का जन्म होता है और अपनी पुत्री का नाम रखते हैं अनीता बोस। चूँकि हिटलर ने अपनी आत्मकथा मेन कैंप में भारत की आलोचना की थी, इस बात पर नेताजी ने उनसे ये कहा था कि आप ऐसा ठीक नहीं किए हैं, तो हिटलर ने उस क्लॉज को हटाने का आश्वासन दिया कि भारत की आलोचना जो उन्होंने की है अपनी किताब में उसको वो हटाएगा। तो नेताजी का प्रयोग हालांकि हिटलर रसिया के खिलाफ करना चाहता था, और जब नेताजी को यह बात पता चलती है कि उनका इस्तेमाल रसिया के खिलाफ करना चाहता है, तो इस दुविधा से और इस स्थिति से बचने के लिए नेताजी ने दक्षिण पूर्व एशिया की ओर जाने का निश्चय किया और फाइनली 11 मई 1943 को जापान की राजधानी टोक्यो पहुँचे। यहाँ उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री हिदेकी ताजो से मुलाकात करके स्वतंत्रता आंदोलन में उनसे सहायता प्राप्त करने का आश्वासन लिया। 4 जुलाई 1943 को इन्होंने सिंगापुर के कैथे बिल्डिंग में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। वही आज़ाद हिंद फौज जो जापानी मेजर इवाइची फ्यूजिवारा के मस्तिष्क की उपज माना जाता है इंडियन नेशनल आर्मी के रूप में, और कैप्टन मोहन सिंह जिसकी स्थापना करते हैं, और उनकी अनुपस्थिति में रास बिहारी बोस जिसको पोषित करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। उसी इंडियन इंडिपेंडेंस आर्मी का पुनर्गठन आज़ाद हिंद फौज के रूप में सुभाष चंद्र बोस करते हैं। आईएनए के बारे में विस्तृत विवरण हमने कंप्लीट एनालिसिस ऑफ आईएनए पार्ट 1 पार्ट 2 में किया है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी के द्वारा सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का भी गठन किया जाता है, जिसको आज़ाद तर्ज हुकूमत हिंद के नाम से भी जानते हैं। बाद में इन्होंने आज़ाद हिंद के हेडक्वार्टर को सिंगापुर से रंगून शिफ्ट कर दिया, चूँकि उनको भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए आगे की ओर बढ़ना था। और जय हिंद, दिल्ली चलो जैसे महत्वपूर्ण नारे दिए सैनिकों के समक्ष। रंगून हेडक्वार्टर से उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके भी संबोधित किया, और अपने मार्मिक भाषण देते हुए एक बार तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसी चीज़ें भी उन्होंने कहीं।
अपने सैनिक अभियान में अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में आईएनए का ध्वज फहराया। अंडमान और निकोबार द्वीप का नामकरण क्रमशः शहीद और स्वराज द्वीप किया। 12 अप्रैल 1944 को आईएनए ने ब्रिटिश फौज को हराया और उत्तर पूर्व भारत के मुख्य भूभाग पर पहली बार मणिपुर के मोइरंग में तिरंगा ध्वज फहराया गया। मणिपुर के मोइरंग में जीत के बाद पहली बार कर्नल शौकत हयात नाम के व्यक्ति थे जिनके द्वारा आज़ाद हिंद फौज का झंडा फहराया गया। सोवियत संघ के समक्ष जर्मनी का आत्मसमर्पण और जापान पर यूएसए के द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान से मदद मिलना आईएनए के लिए असंभव हो गया। ऐसी स्थिति में आज़ाद हिंद फौज को सशक्त बनाने के लिए नेताजी ने रूस की यात्रा करनी चाहिए या फिर धुरी राष्ट्रों के समक्ष जा कर के उसके लिए कुछ अच्छे किस्म के हथियार या आईएनए को हेल्प करने की मदद से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की। और इसी क्रम में ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को तत्कालीन जापानी नियंत्रण वाले फार्मोसा द्वीप ताइवान के ताइहोकू हवाई अड्डे के पास विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु पे उसके बाद बहुत सारा विवाद है। नेताजी की मृत्यु का रहस्य वर्तमान समय तक राजनीतिक विवाद का विषय बना हुआ है। इसकी जांच के लिए सरकार के तरफ से कई आयोग गठित किए गए, जिसमें पंडित नेहरू के समय ही शाहनवाज आयोग का गठन हुआ। उसने नेताजी के साथ उनका एक विश्वस्त साथी थे हबीबुर रहमान, जिनके स्टेटमेंट के आधार पर रिपोर्ट दिया गया। और जापान के टोक्यो रेडियो स्टेशन से चूँकि 18 के बाद 23 अगस्त 1945 को ही ये अनाउंस हुआ था कि नेताजी की मृत्यु हो गई और इस बात की पुष्टि की गई थी, उसी के आधार पर शाहनवाज आयोग ने नेताजी के मृत्यु की पुष्टि कर दी। फिर उसके बाद जनता पार्टी की सरकार के समय में लगभग 1970 में इसके लिए फिर से जांच आयोग बैठाया गया। फिर भी कोर्ट में बहुत सारा बहस होने के बाद ये मृत्यु का रहस्य विवाद का ही विषय बना रहा। हालांकि अभी तक प्राप्त जो दस्तावेज हैं भारत सरकार के पास, उसके अनुसार 3rd डिग्री बर्न अर्थात बुरी तरह जल जाने के कारण ही नेताजी की मृत्यु हुई। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में मौजूद दस्तावेज भी यही बताते हैं कि मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू सैनिक अस्पताल में रात्रि 9 बजे हुई। और मृत्यु के बाद चूँकि चेहरा बुरी तरह जल गया था, इसलिए मीडिया को इसका फ़ोटो नहीं खींचने दिया गया, तो इस तरह के कोई अवशेष नहीं बचे जिसके चलते जिसको रखा जा सके। और जापान पर उस समय चूँकि परमाणु बम गिराया गया था, इसलिए जापान सरकार भी इस पर पूरा ध्यान नहीं रख सकी और उसको ठीक से संरक्षित नहीं रह सकी। ऐसी स्थिति में इस विवाद को सुलझाना बड़ा मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में वाद विवाद और बढ़ गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस घटना के बाद भी रूस में नेताजी को खोजने का प्रयास किया गया और नेताजी को रूस में होने की बात भी कही गई। मृत्यु के साक्ष्य जापान सरकार ने भी ठीक से नहीं संभाल कर रख पाया। लेकिन फाइनली मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम में जब फिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु के रहस्य की जांच का जिम्मा दिया गया मुखर्जी आयोग को, 6 मई 2006 को सौंपी गई मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें ताइवान में कहा गया कि ताइवान में 18 अगस्त 1945 को कोई भी विमान दुर्घटना नहीं हुई थी। रेंकोजी मंदिर टोक्यो में जो सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां रखी गई हैं, ऐसा माना जाता है, वो नेताजी की नहीं है, ऐसा कहा गया। गुमनामी बाबा, एक कहा जाता था कि फैज़ाबाद के आसपास गुमनामी बाबा रहते हैं, जिनका शक्ल, जिनका चेहरा मोहरा और उनकी हैंडराइटिंग नेताजी से बहुत ज़्यादा मिलती है। उनके बारे में नेताजी होने का अंदेशा लगाया जा रहा था। उसके बारे में भी मुखर्जी आयोग ने कहा कि गुमनामी बाबा कोई नेताजी नहीं है, और ये भी कि अब नेताजी हमारे बीच जीवित नहीं हैं। रहस्य बरकरार है। मृत्यु से संबंधित फाइलें अभी भी, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड लगभग 100 फाइलें भारतीय जनता पार्टी, अभी वर्तमान सरकार ने उसको सार्वजनिक किया है। नेताजी के मृत्यु पर विवाद करना मेरे विचार से सही नहीं है। अगर
इनका डीएनए टेस्ट नहीं हो पाया आज तक, तो यह गंभीर समस्या है। ये तो निश्चित है कि अब हमारे बीच नेताजी जीवित नहीं हैं। यदि इस मामले को बढ़ाने से किसी तरह की विधि व्यवस्था के बिगड़ने का अंदेशा हो तो मृत्यु से संबंधित विवाद पर विराम लगाना ही श्रेयस्कर होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब सरकार द्वारा 1992 में भारत रत्न देने की घोषणा की गई तो इनके परिवार द्वारा और ख़ास करके इनकी बेटी अनीता बोस फाफ के द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। नेताजी के भतीजे शिशिर कुमार बोस के बेटे सुगतो बोस ने कहा कि नेताजी को 43 लोगों के बाद भारत रत्न कैसे मिल सकता है, नेताजी को राजीव गांधी के बाद भारत रत्न कैसे दिया जा सकता है। इससे नेताजी का कद भारत रत्न से भी बड़ा है। और यदि नेताजी को भारत रत्न देना ही है तो आप पहले ये स्पष्ट करें कि नेताजी की मृत्यु कब हुई थी। इस तरीके से नेताजी की मृत्यु अभी तक इसकी गुत्थी नहीं सुलझ पाई है और ये विवाद का ही विषय बना हुआ है। अंत में अगर हम इनका मूल्यांकन करना चाहेंगे तो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचारधारा के पर्याय नेताजी के बारे में एक बार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि ये भारत के जॉर्ज वाशिंगटन हैं। बोस से सैद्धांतिक और व्यवहारिक मतभेदों के बावजूद भी गांधी जी ने अपने जीवनीकार लुईस फिशर से कहा था कि बोस देशभक्तों के देशभक्त हैं। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि बोस देशभक्तों के देशभक्त हैं लेकिन वो अपना रास्ता भटक गए हैं। दादा भाई नौरोजी की पौत्री खुर्शीद नौरोजी ने भी लुईस फिशर को बातचीत में बताया था कि यदि सुभाष भारतीय सेना के प्रमुख के तौर पर देश में प्रवेश करते तो पूरा देश उनके पीछे खड़ा होता और नेहरू से भी ज़्यादा लोकप्रिय होते, यहाँ तक कि कई मामलों में गांधी जी के करिश्मा को भी टक्कर देते। 1938 में नेहरू के साथ मिलकर के नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाना, आर्थिक विकास के लिए, भारत के औद्योगिक विकास के लिए पॉलिसी ऑफ ब्रॉड इंडस्ट्रियलाइजेशन की रूपरेखा तैयार करना नेताजी के विकासवादी और दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। निष्कर्षतः सुभाष चंद्र बोस बुद्धिमान, प्रतिभाशाली, दूरदर्शी, ब्यूरोक्रेसी की सही समझ रखने वाले, आर्थिक नीतियों को बनाने में सक्षम, सामाजिक सरोकार रखने वाले, समानता और समाजवाद के समर्थक, भौगोलिक राजनीतिक संबंधों के पारखी और एक असाधारण व्यक्ति थे। इसके साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे बौद्धिक लोगों के सानिध्य में रहने के कारण इनका रुचि लेखन कला में भी, लेखन के क्षेत्र में भी काफ़ी था, जो इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। जैसे उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी एन इंडियन पिलग्रिम लिखी। एन इंडियन पिलग्रिम उनके बचपन से लेकर के उनके ICS बनने तक की कहानी है। हालांकि वो अपनी आत्मकथा पूरी नहीं लिख पाए। इसके अतिरिक्त इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है जो 2 भाग में विभाजित है, जिसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल। उसमें 1920 से 34 तक पार्ट 1 और 35 से 42 तक पार्ट 2 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की नीति के बारे में चर्चा की है और इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न घटकों की चर्चा उन्होंने इसमें की है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नेताजी एक असाधारण व्यक्ति थे, इसलिए इनको बेकॉन ऑफ लाइट ऑफ एशिया, मतलब एशिया का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। इनकी स्पेशली इनकी भौगोलिक राजनीतिक जो समझ थी उसको देखते हुए। तो हम अब ये कहना चाहेंगे, इस व्याख्यान का विराम देना चाहेंगे एक गोपाल दास व्यास की एक कविता के साथ, जिन्होंने नेताजी के ऊपर बड़ी ही सुंदर कविता लिखी है समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है, जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष, नेता सुभाष, भारत भू का उजियारा था, पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। यह वीर चक्रवर्ती होगा या त्यागी होगा सन्यासी, जिसके गौरव को याद रखेंगे
युग युग तक भारतवासी। हमें वही वीर नौकरशाही ने पकड़ जेल में डाला था, पर क्रुद्ध केहरी कभी नहीं फंदे में टिकने वाला था। वह दृढ़ प्रतिज्ञ सेनानी था जो मौका पाकर निकल गया। वह पारा था अंग्रेजों में मुट्ठी में आकर फिसल गया। वह पारा था अंग्रेजी में मुट्ठी में आकर फिसल गया, अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया। जिस तरह धूर्त दुर्योधन से बचकर यदुनंदन निकले थे, जिस तरह शिवाजी ने मुगलों के पहरेदार छकाए थे, बस उसी तरह तोड़ पिंजड़ा तोते सा बेदाग गया। जनवरी माह सन 41 मच गया शोर, वह भाग गया। वे कहाँ गए वे कहाँ रहे, ये धूमिल अभी कहानी है। हमने तो उसकी नई कथा आज़ाद फौज से जानी है। जय हिंद।